Now we start a new topic. Newton's law of cooling. आइए समझते हैं इसे। कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। अगर मैं सोचो अभी ठंड का मौसम है, मैंने कॉफ़ी मंगाए और इस तरह से मग में कॉफ़ी रखा हुआ है ना, कुछ वेपर इससे निकल रही थी। कॉफ़ी बिल्कुल हॉट थी। मैं इसको पीने के बजाय मैं इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया और एक टेबल लिया जो सोचो इसकी इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल हॉट था T1। और T1 से इसका टेम्परेचर फॉल होने में मीन्स T2 आने में, T2 हो गया सोचो 90 डिग्री। मैंने जो टाइम ऑब्जर्व किया वो टाइम है मीन्स मैं पहले तो इसको लिख दो डेल्टा टी। डेल्टा टी हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड और जो टाइम ऑब्जर्व हुआ है ना, वो टाइम लगा, मैं लिखता हूं कि वो टाइम लगा मुझे 5 मिनट। ठीक है, यही लिखूं, चलो यही लिखता हूं साथ साथ में। और जो मुझे टाइम लगा वो टाइम लगा 5 मिनट। और आगे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट इसको T3 लिख देता हूं। T3 फिर से 10 डिग्री कम होने में, 80 डिग्री सेंटीग्रेड आने में, यहां भी डेल्टा टी कितना ही है, डेल्टा टी तो सेम ही, सॉरी कैपिटल बोला ना, T4 यहाँ डेल्टा T4 टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अब जो टाइम लगा दिस टाइम इज, अब सोचो, आप सोच के बताओ क्या 10 डिग्री होगा या कुछ अलग होगा? बताओ सोच के, 10 डिग्री होगा या अलग होगा? सॉरी 5 मिनट ही होगा या अलग होगा? टाइम चेंजिंग टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बट टाइम बताइए। तो टाइम ज्यादा लग गया, मुझे टाइम लग गया 8 मिनट। इसी तरीका से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इनिशियली जो टेम्परेचर फॉल हुआ वो ज्यादा तेजी से हुआ, फिर ये स्लो हो गया। ठीक है, यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अब जो डेल्टा टी है वो कम होगा, या बोले कि सेम डेल्टा टी के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, डेल्टा टी यहां डेल्टा T4 टेम्परेचर का डिफरेंस। जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, यही बना दें, जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये ग्राफ है डेल्टा टी, है ना, कितना फॉल हो रहा है और टाइम के बीच में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आया, ये क्या दिखा रहा है? इनिशियली वो स्टीप है, फिर धीरे धीरे कम स्टीप होता जा रहा है। मीन्स इनिशियली डेल्टा टी ज्यादा है, टाइम कम है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो यार? और थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, और थोड़ा सा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहां आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोलूं कि देखो, अगर मैं ये और ये बात, इतना टेम्परेचर का डिफरेंस, टाइम क्या लगा? टाइम देखो थोड़ा जरा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा टाइम लगा दिस, इतने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। और थोड़ा नीचे आके बात करो, अगर मैं कलर चेंज कर लूं, फिर से इतने ही टेम्परेचर डिफरेंस के लिए बात करूं,
अब देखो तुमको टाइम कितना लग जाएगा, दिस टाइम, ये ज्यादा टाइम है। टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही आया बट टाइम ज्यादा लग गया, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है ना, कि टेम्परेचर डिफरेंस, कितना टेम्परेचर ड्रॉप और ये टाइम टेकन, तो ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो आते हैं अब मैथमेटिकली थोड़ा बात करते हैं कि जो इससे हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, बाहर का टेम्परेचर कम है इसलिए हीट एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है। ठीक है, तो जो हीट ट्रांसफर रेट है वो डिपेंड करेगा कि इस ऑब्जेक्ट का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। ठीक है, और क्या क्या चीज पर डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। मीन्स जो हीट ट्रांसफर रेट है dq बाय dt, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा एक तो टेम्परेचर डिफरेंस T और Ts, S फॉर सराउंडिंग, T फॉर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और भी फैक्टर होते हैं जिन पे ये हीट ट्रांसफर रेट डिपेंड करेगा, बट उन सब के लिए हम एक ही कांस्टेंट देंगे, उतने डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। और ये भी क्या, जैसे जैसे टाइम के साथ में ये जो ट्रांसफर है, वो जो ट्रांसफर रेट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे नेगेटिव साइन लिखूंगा, राइट। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो dq बाय dt इज इक्वल टू, इसको मैं इधर कर देता हूं, माइनस k और t माइनस ts आएगा। जो हीट ट्रांसफर, यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा उसका रेट है ना, ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी तो dq बाय जो dt होगी वो इस तरीका से रिलेट होगी। क्लियर? ठीक है ना, यहां से जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा उसके लिए कुछ मैथमेटिकली आप इस तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ क्या, ये t क्या है, टाइम है ना, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ k क्या है, कांस्टेंट है जो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर जो इसके ऊपर जो फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है ना, और उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे, तो हमें अभी उतनी डिटेल में नहीं पढ़ने होते हैं क्लास 11th में, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सबको मिला के एक कांस्टेंट बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब है ना, कितना सरफेस एरिया है, किस रेट से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उसकी कंडक्टिव, बहुत सारी चीजें हैं, तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जरूरत भी नहीं है। तो उन सबको एक कांस्टेंट बना दिया, और एक तो जो मेन फैक्टर है टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, अब अगर जो मैं बात करूं, जैसा कि हमने पढ़े हैं कि अगर मैं ऐसा लिखूं, इसको रफ करते हैं, तो इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं और इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि हमने पढ़े थे कि फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, देखो धीरे धीरे करके टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। इस बात को मानते हैं कि नहीं? सोचिए सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री, ये पहले था 100 पे, तो डिफरेंस कितना हो गया? सोचो कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, सराउंडिंग है 30 डिग्री, इनिशियली ये था 100 डिग्री, तो अभी डिफरेंस कितने का है बताओ? जो डेल्टा टी होगा वो कितने का होगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड का। कुछ टाइम बाद जब ये 80 हो जाएगा, सराउंडिंग का तो वही है, तो डिफरेंस कितने का होगा? 80 माइनस 50, 80 माइनस 30, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जैसे जैसे डेल्टा टी कम होती जाएगा, ये हीट ट्रांसफर रेट भी कम होते जाएगा। और यहां बात मैं ये कर रहा हूं कि
फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस मैं क्या लिख सकता हूं कि जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा dq इज इक्वल टू एम एस डी टी फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा और वो होगा एम एस डी टी, जहां एम है क्या, मास, ठीक है, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डी टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर मैं ये डी क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो देखो क्या आपको मिलेगा, एम एस डी टी, ठीक है, एम एस, सॉरी ये कैपिटल होगा ना, यहां फोर टेम्परेचर डी टी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी माइनस टी एस, ठीक है, और इन सबको दूसरे साइड ले जाओ तो आ जाएगा डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम एस टी माइनस टी एस, ठीक है, नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहां के बाद लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां ये आ जाएगा एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी माइनस टी एस, इसको इधर ले जाओ तो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम एस टी माइनस टी एस। अब इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो है ना, इसको और सॉल्व करने का अब दो तरीके, ये टी किसका है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, और ये टी किसका है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो इसके आगे इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो जो एग्जैक्ट तरीका है वो है इंटीग्रेशन मेथड, और दूसरा है एवरेज वाला तरीका। एक तो हो गया इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन, ठीक है, और नहीं दिख रहा है यहां पे, ठीक है, मैं ऊपर ही रख करके अब लिखूंगा। तो इसको हम अब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक तो एवरेज लेकर के और दूसरा एग्जैक्ट जो तरीका होगा वो इंटीग्रेशन का तरीका। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या क्या किए। पहले तो हमने ग्राफ बनाया था कि चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो इस तरह से ग्राफ आ रहे थे। फिर हम इसे मैथमेटिकली सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है कि इससे जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर रेट होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। और मैंने यहां पर माइनस लिखा क्योंकि धीरे धीरे ये रेट कम होती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाएगा। ओके, तो ये डी क्यू बाई डी टी हो गया, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और टी माइनस टी एस, ठीक है। अब मैं अगर जो बात करूं कि फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, फॉर एम मास एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और टेम्परेचर डिफरेंस डी टी है, तो डी क्यू होगा कितना, जो ट्रांसफर हुआ है एम एस डी टी के बराबर होगा, ठीक है, एम एस डी टी के बराबर होगा। ओके, अब मैं इस डी क्यू की वैल्यू यहां रख रहा हूं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो एम एस डी टी के बराबर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम रख रहे हैं तो फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस इतनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, इसको मैंने यहां रख दिया। ये क्या हो गया, ये है टेम्परेचर डिफरेंस, ये है टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ
टेम्परेचर डिफरेंस। नहीं, ये dt क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ये dt क्या है? टाइम। इतना डिफरेंस किस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया, ये कांस्टेंट है। m मास हो गया, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, t इसका टेम्परेचर और ts सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको सोल्व करने का एक एग्जैक्ट तरीका है इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा जो एवरेज वाला तरीका है, तो हम दोनों सीखते हैं एक एक करके। इनको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, और अब मैं आपको डायरेक्टली इसके आगे ले चलता हूं। देखो मैं लिखता हूं dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन ms t माइनस ts। चलिए अब मैं इसको रफिंग कर देता हूं नीचे, मेरे पास स्पेस की कमी है। अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि इसको जो सोल्व करने का दो तरीका हो गया, वन इंटीग्रेशन और दूसरा एवरेज। और खास करके हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ज्यादा करके इसी पोर्शन से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन में हमें देखो dt बाय dt इज इक्वल टू, इस पूरे को एक कांस्टेंट बना लेता हूं, चाहो तो आप माइनस रहने भी दो या पूरे को एक ही में लिख दो। अगर मैं माइनस रहने भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो क्या करो, रहने दो, ठीक है रहने देते हैं, या ओवरऑल हम अगर जो बना दें तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक नया कांस्टेंट के लिख दिया सबकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हमने एक ही कांस्टेंट नाम दे दिया के, और t, और यहाँ t हो जाएगा एवरेज माइनस ts, s हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। मैं आपको इस वे पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करके बताता हूं, और फिर आएंगे ये वाले तरीके में। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल है, चलिए यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 एक न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T1 से T2, या बोलें कि फर्स्टली 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में जो टाइम लगा है इट इज ऑफ 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। तो बताइए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है कितना, लिख दो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो 70 से 60 होने में जो टाइम लगा वो है 5 मिनट। तो बताओ कि अगर ये 50 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इसका टेम्परेचर, तो कितना टाइम लगेगा। अब कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, मैं इसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं। पेन मैं कौन सा ले लूं, चलो ब्लैक ही रखते हैं। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। आंसर क्या लिखना है, तो लिखेंगे dt बाई dt इज इक्वल टू k इंटू टी, वही एवरेज, माइनस टी सराउंडिंग। देखना dt चेंज इन टेम्परेचर कितना, तो लिखो 70 माइनस 60, कितना टाइम लगा 5 मिनट, इज इक्वल टू k लिख दो एवरेज, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ना तो 70 रहा ना ही 60 रहा, तो क्या करते हैं इसका एवरेज ले लेते हैं। 70 प्लस 60 बाय
टू और माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो देखो यहां 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा 10/5 2 इज इक्वल टू के, और यहां आ जाएगा कितना 65 हो जाएगा ना, 65 माइनस 30। तो यहां से आपको के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, इतना ही लिखा 2 इज इक्वल टू के इंटू 65 माइनस 30। ठीक है, यहां से आपको के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सोल्व भी कर लो क्या हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू कितना 35। चलिए के की वैल्यू यहां से आ जाएंगी, के की वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरे बार इसको पुट करो, हमें dt बाय dt इज इक्वल टू क्या पता है के इंटू टी एवरेज माइनस टी एस। इसकी बात करें dt टेम्परेचर का डिफरेंस 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 बाय टी हमें निकालना है। के की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2/35, 2/35 इंटू, बताओ मुझे क्या करोगे, टी एवरेज 50 से 40, 50 प्लस 40/2 मैं लिख देता हूं 50 प्लस 40/2 माइनस 30। अब यहां सोल्व करो 50 माइनस 40 कितना होगा 10/t इज इक्वल टू 2/35 इंटू कितना 90/2 45 माइनस 30। अब इसको सोल्व करो और यहां से आपको टाइम निकल आएगा कि कितना मिनट आपको ये 50 से 40 होने में लगेगा। चलो यहां तक तो आपको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू निकल आएगी, ये खुद करना। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो जाएगा, इसी पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा एग्जैक्टली इसी वे पे, तो आप ध्यान में रखना और मुझे लग रहा है कि आप कर लोगे इसको। दूसरा जो इंटीग्रेशन वाला है मैं उसको भी आपके साथ रखता हूं। ठीक है, रफ कर दें। अरे बिल्कुल सिंपल है, क्या ही करना है, एक टेम्परेचर देगा, बोलेगा कि पहले से 70 था, सराउंडिंग का 30 है, तो यहां 70 से 60 आने में 5 मिनट लगा, तो बताओ 50 से 40 आने में कितना लगेगा, यही क्वेश्चन होगा। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, हमने आपको सारा टर्म इसमें बता दिया कि यहां जो आएगा वो एवरेज है, यानी 70 से 60 होने में तो 70 प्लस 60/2 लिखोगे। यहां क्या दिखा रहा dt/dt, कितना टेम्परेचर कम हुआ 10 डिग्री से, यानी 70 माइनस 60 कितने टाइम में 5 मिनट में, इसको पुट कर दो। ठीक है, दिक्कत होगी एक बार दोबारा से इसको देखना। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन वाले में हम कैसे करेंगे। देखो इंटीग्रेशन वाला तरीका देखो, वो तरीका है कि मैं यहां से लिखता हूं इंटीग्रेशन में लिखा कि dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, इस पूरे को हटा के मैं कांस्टेंट लिखता हूं, इसको लिखता हूं के, और t माइनस ts। ठीक है, अब इसको ये देखो टेम्परेचर है, यहां भी टेम्परेचर है, इसको इधर ले आओ, dt/t माइनस ts इज इक्वल टू माइनस ऑफ के dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा, इंटीग्रल ऑफ dt/t माइनस ts इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू dt। ठीक है, के dt हो जाएगा। अब क्या करें, माइनस ऑफ के dt, इंटीग्रेशन का साइन। अब आप इसको सोल्व करो, इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो जाएगा ln t माइनस ts इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी
प्लस में एक कांस्टेंट, क्योंकि ये कैसा इंटीग्रल है, इनडेफिनिट है। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे और इससे जो सॉल्यूशन आएगा वो ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ ग्राफ भी आपको अगर जो दे दे कि आप मुझे ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कि ln t माइनस टी एस वर्सेस t का, तो ये जो ग्राफ आता है उसको कंपेयर करके बताओ। कंपेयर करोगे, है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो आया है ना सॉल्यूशन, ln t माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस में सी। इसको कंपेयर करो एज अ वाई, इसको लिखो एम एक्स प्लस में सी। कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है इन ग्राफ, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऐसा होगा, है ना। और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ये जो कटाया है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा मुश्किल वाली कहानी नहीं थी। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपसे कभी ग्राफ पूछा जा सकता है, एक पहले भी ग्राफ बताया था आपसे। ये एक्सप्रेशन बहुत ही कम पूछे जाएंगे, बट जो एवरेज वाली चीजें मैंने बताई न्यूमेरिकल, एक सिमिलर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है और उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। राइट, चलिए ठीक है, थैंक यू।